एवरीवन, वेलकम टू MH7 नीट वाइब्स। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। In the preceding chapters, you have come across large variety of organisms, both unicellular and multicellular of animal kingdom. In unicellular organism, all function like digestion, respiration and reproduction are performed by a single cell. In complex body of multicellular animals, some basic functions are carried out by different groups of cells organized in well manner. The body of simple organisms like Hydra is made up of different types of cells, and the number of cells in each type can be in thousands. आपको जैसे पता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, तो इनकी बॉडी में वही सेल के अंदर में डाइजेशन, रेस्पिरेशन, हर जो भी प्रोसेस होता है वो एक ही सेल के अंदर चल रहा होता है। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर में या तो एक स्पेशल टिश्यू होता है या एक स्पेशल ऑर्गन होता है, या फिर अगर सिंपल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाए जो सिर्फ कुछ ही सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे हाइड्रा, तो उनकी बॉडी में स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कोई भी एक प्रोसेस या फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। द ह्यूमन बॉडी is composed of billions of cells to perform various functions. Human body एक humans जो है वो एक higher level of organization में आने वाले animals बोल सकते हैं, जो कि जिनके पास में organs होते हैं specialized functions perform करने के लिए। organs tissue से बने होते हैं और tissue बहुत सारे cell के group से बने हुए होते हैं। Multicellular organisms, a group of similar cells along with intracellular substance perform a specific function. Such an organization is called tissue. जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर में जो एक सिमिलर काइंड ऑफ सेल होती है वो एक साथ में क्लस्टर या फिर एक साथ में ग्रुप बना के एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है, और जो ये ग्रुप होता है हम इसे टिश्यू कहते हैं। You may be surprised to know that all complex animal consist of only 4 basic types of tissue. एक animal सिर्फ 4 basic type के tissue से बना हुआ होता है। These tissues are organized in specific proportion and pattern to form an organ like stomach, lung, heart and kidney. हर एक टिश्यू के अंदर में जो हर एक ऑर्गन जो होता है उसके अंदर में टिश्यू जो होता है वो एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और एक पैटर्न में, मतलब एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में और एक स्पेसिफिक लाइक डिज़ाइन बोलो या फिर पैटर्न बोलो उसमें अरेंज होता है। जैसे कि हमारे ऑर्गन्स स्टमक, लंग्स, हार्ट एंड किडनी। When 2 or more organs perform a common function by their physical or chemical interaction, they together form organ system. जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जिसके अंदर में उनका फिजिकल इंट्रैक्शन भी होगा, उनका केमिकल लाइक हार्मोन्स का इंट्रैक्शन या डाइजेस्टिव जूसेस या फिर कोई भी एक्सेट्रा केमिकल इंट्रैक्शन होगा, तो वो उसे कहेंगे हम एक ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर में क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूसेस, हमारा जो पैनक्रियाटिक जूसेस, स्टमक, ये सब मिलके केमिकल और फिजिकल फंक्शन एक साथ में परफॉर्म कर रहे हैं और इस फंक्शन को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। हम इस सिस्टम को कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे लंग्स, हमारी नोस्ट्रिल्स और बाकी सब ऑर्गन्स मिलके एक ही रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। Cells, tissue, organ and organ systems split up their work in a way that exhibits division of labor and contribute to the survival of the body as whole. Cells, tissue, organs और organ system इस तरीके में अपना वर्क डिवाइड करते हैं कि कोई एक ऑर्गन के ऊपर में या कोई एक टिश्यू के ऊपर में ज़्यादा वर्क भी नहीं आना चाहिए और दूसरों के ऊपर में कम भी नहीं आना चाहिए। एकदम इक्वली वर्क डिवाइड किया जाता है सभी चीज़ों के ऊपर में। एक सेल भी ऐसी नहीं होती जिसको ज़्यादा काम करना पड़ता है। सब सेल्स एक साथ में, सब टिश्यूज़ एक प्रॉपर मैनर में काम करते हैं।
The structure of cell vary according to their function. Therefore, tissues are different and broadly classified into four types: epithelial, connective, muscular and neural. Muscular और neural tissue को हम specifically एक chapter के अंदर पढ़ेंगे. अभी हम in depth बात करते हैं epithelial and connective tissues के बारे में. Epithelial tissue. Epithelial tissues are referred as epithelium, plural epithelia. This tissue has free surface which either faces body fluid or outside environment and thus provide covering or lining for some part of the body. इपीथेलियल टिश्यूज़ को हम इपीथेलियम बोलते हैं और प्लूरल में इपीथेलिया बोलते हैं. टिश्यूज़ जो होते हैं वो फ्री सरफेस के ऊपर में मिलते हैं. जैसे सपोज कीजिए कि ये एक ऑर्गन है, सपोज ये हार्ट है, तो इपीथेलियल टिश्यू ना इसकी कवरिंग के ऊपर भी मिलेगी आपको और इसकी इनर सरफेस के ऊपर भी मिलेंगे, जहाँ पर में भी फ्री सरफेस होगा. लाइक दिस इज़ अ फ्री सरफेस एंड दिस इज़ अ फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट. एक तो बॉडी के अंदर या फिर बॉडी के बाहर के इन्वायरमेंट में आपको मिलेंगे और इनका फंक्शन क्या होता है? टू प्रोवाइड कवरिंग एंड लाइनिंग फॉर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी. बॉडी को कवरिंग या फिर लाइनिंग, लाइक प्रोटेक्शन वर्क भी बोल सकते हैं आप इसे, ये इसका फंक्शन होता है. द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लाइट इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. अब इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है तो इसके अंदर में स्पेसेस नहीं हो सकती, इसीलिए इन्हें बहुत कॉम्पैक्टली पैक किया हुआ होता है. जैसे कि ये एक सेल के बाद में ये एक सेल, इनके बीच में जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होती है वो बहुत लिटिल होती है, फिर ना के बराबर होती है. There are two types of epithelial tissues, namely simple epithelium and compound epithelium. डिविजन्स के बिना हमारी एनसीईआरटी का काम नहीं चलेगा और हमारा नीट का सिलेबस आगे नहीं बढ़ेगा. Simple epithelium is composed of single layer of cells and function as lining of body cavities, ducts and tubes. जैसे कि इसके नाम में ही है सिंपल इपीथेलियम. सिंपल मतलब ये बेचारे के पास में एक सिंगल लेयर ही होंगी और इसका फंक्शन भी बहुत सिंपल सा होगा कि इसको लाइनिंग देनी होगी बॉडी कैविटीज़ को, डक्ट्स को और ट्यूब्स को. जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि कोई सपोज कीजिए ये एक कोई ट्यूब है, तो ये क्या होगा, ये इसके यहाँ पे सरफेस पे मिलेगा आपको और ये इसके इनर सरफेस पे भी मिलेगा, लाइक इसके अंदर में भी मिलेगा आपको. Compound epithelium consists of two or more layers and has protective function as it does to our skin. Compound epithelium, कंपाउंड, इसके अंदर में बहुत सारी सेल की लेयर्स होंगी, मे बी मिक्सचर ऑफ सेल लेयर्स और सिंगल टाइप ऑफ सेल लेयर. और इसका एक फंक्शन है, जैसे ये हमारी स्किन के ऊपर में होता है, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है. On the basis of natural structural modification of cell, simple epithelium is further divided into squamous, cuboidal and columnar. देखिए, अगर जैसे ये कॉलमनार इपीथेलियम है, अगर इसके सरफेस के ऊपर में सीलिया प्रेजेंट हो तो हम इसे कहेंगे सीलिएटेड इपीथेलियम. और जैसे ये क्यूबॉइडल इपीथेलियम है, अगर इसके सरफेस के ऊपर में भी सीलिया प्रेजेंट हो, लाइक इधर या फिर जो भी ऊपर या नीचे, तो हम इसे कहेंगे सीलिएटेड क्यूबॉइडल इपीथेलियम. आई होप आपको क्लियर हो. Squamous epithelium is made up of single thin layer of flattened cells with irregular boundaries. They are found in walls of blood vessel and air sac of lungs and are involved in function like forming a diffusion boundary. अब एक हम सेंस लगाते हैं कि आपको याद करने में भी बहुत आसानी हो. अब ब्लड वॉल्स के ऊपर में मिल रहे हैं और एयर सैक्स के ऊपर में मिल रहे हैं, लाइक अल्विलाई. तो इस अल्विलाई के अंदर में क्या होता है, गैसेस का डिफ्यूजन होता है. ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स होता है या फिर डिफ्यूजन ऑफ ब्लड होता है. तो इसका फंक्शन क्या होगा, एज सिंपल एज डिफ्यूजन. Cuboidal epithelium. Cuboidal epithelium is composed of single layer of cube-like cells. इसके नाम में ही दिया हुआ है cuboidal epithelium. तो इसके सेल कैसे होंगे, क्यूब-like, सॉरी क्यूब अच्छे से नहीं बन रहा है, क्यूब-like cells. ओके.
This commonly found in ducts of gland and tubular parts of nephrons in kidneys, and its main function is secretion and absorption. अब क्यूबॉइडल इपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या होता है? सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. सेक्रीशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर में होता है? नेफ्रॉन के अंदर में, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर में, हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं उसके अंदर में सेक्रीशन होता है. तो ये कहाँ पर मिल सकते हैं हमें? यस, नेफ्रॉन्स के अंदर में, लाइक पीसीटी, और हमारे डक्ट्स के अंदर में, ducts of glands के अंदर में, like salivary gland and etc. The epithelium of proximal convoluted tubule PCT of nephron in kidney has microvilli. मैंने आपको कहा था जैसे अगर इसके ऊपर में सीलिया या फिर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे तो इसे कहेंगे हम सीलिएटेड कॉलमनार इपीथेलियम और सीलिएटेड क्यूबॉइडल इपीथेलियम. तो जो पीसीटी के अंदर में जो टिश्यू प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे सीलिएटेड क्यूबॉइडल इपीथेलियम. Columnar epithelium is composed of single layer of tall and slender cells. Their nuclei are located at the base. ये देखिए, जैसे ये कॉलमनार इपीथेलियम है तो ये एकदम कॉलम जैसे है, सिलेंडर टाइप है, और उनका जो न्यूक्लिया है वो एकदम सेल के बीच में नहीं है, वो सेल के बेस के ऊपर में प्रेजेंट है. जैसे आप बाकी सब सेल्स के अंदर देख सकते हो इनका न्यूक्लिया एकदम सेंटर में प्रेजेंट है, बट बाकी ये जो है कॉलमनार सेल्स जो है तो उनका न्यूक्लिया बेस के ऊपर में प्रेजेंट होगा. फ्री सरफेस हैज माइक्रोविलाई. They are found in lining of stomach and intestine and help in secretion and absorption. जो सिंपल कॉलमनार इपीथेलियम होंगे उनका फंक्शन क्या होगा? सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. क्योंकि ये जो होगा ना, इनके साइज़ की वजह से ना ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देंगे. इसके लिए इनका फंक्शन होगा, ये मिलेंगे आपको स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर में जाके जहाँ पर में सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का फंक्शन बहुत ज़्यादा चलता है. If the columnar or cuboidal cells bear cilia on their free surface, they are called as ciliated epithelium. Their function is to move particles or mucus in specific direction over the epithelium. They are mainly present in the inner surface of hollow organs like bronchioles एंड फैलोपियन ट्यूब्स. अब सीलिया का फंक्शन क्या होगा कि कोई भी चीज़ को, जैसे सपोज करो ये आपका कोई भी ब्रोंकियोल है या फिर बोल सकते हैं फैलोपियन ट्यूब है, तो अब इसके ऊपर में यहाँ पर में ऐसे छोटे छोटे इरेगुलर पैटर्न में सीलिया प्रेजेंट होंगे. अब ये आएगा ओवम, तो इसका फंक्शन क्या होगा? ये एक डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे और ओवम को बाहर घसकाएंगे. समझे? और ब्रोंक्यूल्स के अंदर में इसका फंक्शन क्या होगा कि जो म्यूकस प्रेजेंट हो जाता है, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, आपने आइसक्रीम खाए, हो गई आपको सर्दी, तो इसका फंक्शन क्या होगा कि म्यूकस को वो ऊपर की तरफ एक डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करेगा. Of columnar or cuboidal cells get specialized for secretion and are called as glandular epithelium. They are mainly of two types. Unicellular consists of isolated granular cells, goblet cells of alimentary canal, and multicellular consisting of clusters of cells. एग्जाम्पल salivary gland. अब कुछ ऐसे कॉलमनार या फिर क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं जो स्पेशलाइज हो जाते हैं सेक्रीशन के लिए, तो इन्हें हम कहते हैं ग्लैंडुलर इपीथेलियम. अब इसके अंदर में भी दो टाइप आते हैं. यूनिसेलुलर, अगर यूनिसेलुलर होंगे तो नाम में पता चल रहा है कि एक सेल होगा, तो एक सेल गॉबलेट सेल फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल. मल्टी सेलुलर, क्लस्टर ऑफ सेल, बहुत सारे सेल इकट्ठा हो जाएंगे. अब क्लस्टर ऑफ सेल्स कहाँ पे मिलेंगे आपको? सलाइवरी ग्लैंड. सिंपल. ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ pouring their secretion, glands are divided into two categories, namely exocrine and endocrine gland. Exocrine glands secrete mucus, saliva, earwax,
oil, milk and digestive enzymes and other products. अब एक्सोक्राइन, एक्सो मतलब क्या होता है बाहर, तो अब एक कॉमन सेंस लगाते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें जहाँ से बाहर आ रही है चीज़ें, कौन से ऐसे ग्लैंड्स हैं, तो क्या क्या चीज़ें बाहर आ रही है, म्यूकस बाहर आ रहा है, सलाइवा बाहर आ रहा है, ईयर वैक्स भी बाहर आ रहा है, हमारी स्किन से ऑयल भी बाहर आता है, ब्रेस्ट से मिल्क बाहर आता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स सेक्रीट होते हैं, बाहर आते हैं, एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स, और भी अलग अलग टाइप के सेल प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड दिस प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू डक्ट्स एंड ट्यूब्स. In contrast, endocrine glands do not have ducts. Their products are hormones and secreted directly into fluid bathing glands. अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास में डक्ट्स नहीं होते हैं और इनका एक मेन प्रोडक्ट है हार्मोन्स जो डायरेक्टली ग्लैंड के ऊपर सेक्रीट किया जाता है. Cuboidal epithelium is made of more than one layer, multi-layer of cell, and thus has a limited role in secretion and absorption. अब cuboid compound epithelium जो होते हैं उनके पास में मल्टी लेयर्स होते हैं, या तो वो एक सिंगल स्पेसिफिक सेल की लेयर्स होंगी या फिर वो अलग अलग टाइप के सेल्स की लेयर होंगी. Their main function is to provide protection against chemical and mechanical stress. अब आपको पता है जैसे कि अगर हम बहुत सारे अलग अलग मिक्सचर्स को मिक्स करते हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को मिक्स करते हैं एक प्रोटेक्शन बनाने के लिए, जैसे कोई घर बनाते हैं तो घर के जो दीवार होती है उसके अंदर में हम थोड़ी सी रेत मिलाते हैं, थोड़ा सा सीमेंट मिलाते हैं और अलग अलग चीज़ें जो कि वो टफ बन जाए प्रोटेक्शन के लिए. तो वैसे ही हमारे कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन. तो इसके अंदर में एक सिंगल लेयर वर्क नहीं करेगी, इसीलिए मल्टी सेलुलर होते हैं वो. They cover dry surface of skin, moist surface of buccal cavity, pharynx, and inner lining of salivary glands and pancreatic ducts. अब जो हमारा स्किन का सरफेस होता है, ये सपोज करते हैं ये हमारा हाथ है, तो हमारे हाथ के ऊपर में डस्ट, पोल्यूशन और भी बहुत सारी चीज़ें हिट करती रहती है. हमारी स्किन को चाहिए टफ प्रोटेक्शन, इसलिए हमारे स्किन के ऊपर में है कंपाउंड इपिथेलियम. ओके, all cells in epithelium are held together with intracellular material. In nearly all animal tissues, specialized junctions are provided, both structural and functional links between individual cells. 3 types of cell junction are found in epithelium and other tissues. They are called as tight, adhering, and gap junction. Tight junction, they help to stop substance from leaking अक्रॉस टिश्यू. टाइट जंक्शन नाम से समझ में आ रहा है कि ये बहुत टाइट होगा, बिकॉज इसको लीकेज प्रिवेंट करना है. कोई भी चीज़ की अगर हमें लीकेज प्रिवेंट करनी होती है हम वहाँ पे बहुत टाइट चीज़ लगाते हैं, इसीलिए हम इसे कहेंगे टाइट जंक्शन. एदरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर. एदरिंग जंक्शन सीमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे हम 2 ईंट के बीच में सीमेंट लगाते हैं उन 2 नेबरिंग ईंट्स को साथ जोड़ के रखने के लिए, वैसे ही एदरिंग जंक्शन 2 सेल्स को साथ जोड़ के रखता है. गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विथ each other by connecting cytoplasm of adjoining cell for rapid transfer of ion, small molecules and sometimes big molecules. गैप जंक्शन जो होता है ना वो एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है 2 सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करके, जो कि इसके बीच में बहुत फास्ट ट्रांसफ़र हो आयंस का, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का और कभी कभी बिग मॉलिक्यूल्स का. कनेक्टिव टिश्यू. Connective tissues are most abundant and widely distributed in whole body of complex animal. They are named
connective tissue because of their special function of linking and supporting other tissues or organs of the body. They range from soft connective tissue to specialized connective tissues. कनेक्टिव टिश्यू बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में या अमाउंट में कॉम्प्लेक्स एनिमल की बॉडी में पाए जाते हैं और कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन होता है कि लिंक या फिर एक सपोर्ट देना ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम को या फिर टिश्यू को. कनेक्टिव टिश्यू या तो एकदम सॉफ्ट हो सकते हैं या फिर हार्ड स्पेशलाइज टाइप्स में हो सकते हैं. इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड. In all connective tissue except blood, there are cells secrete fibers of structural proteins called collagen and elastin. The fibers provide strength, elasticity and flexibility to the tissue. अब ब्लड को छोड़ के एक बाकी सब जो कनेक्टिव टिश्यूज़ आते हैं उसके अंदर में एक स्पेशलाइज सेल होता है जो फाइबर और प्रोटीन सेक्रेट करता है जिसे हम बोलते हैं कोलेजन और इलास्टिन. These cells also secrete modified polysaccharides which accumulate between cells and fibers and act as matrix ground substance. अब ये जो सेल्स होते हैं ये पॉलीसेक्राइड्स भी सेक्रेट करते हैं जो सेल्स और फाइबर्स के बीच में मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस का वर्क करते हैं जो इनको एक सरफेस देते हैं. Connective tissues are classified into 3 types: loose connective tissue, dense connective tissue and specialized connective tissue. Loose connective tissues have cells and fibers loosely arranged in a semi-fluid ground substance. For example, allular tissue present beneath the skin. अब लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, लूज नाम में जैसे सब सेल्स और फाइबर्स ना एकदम लूज होंगे लाइक टाइटली पैक्ड नहीं होंगे. और ये कहाँ मिलता है, एल्युलर टिश्यू बीनीथ द स्किन. ऑफन इट सर्व्स एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम. इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट द cells that produce and secrete fibers. Macrophages and mast cell. Adipose tissue is another type of loose connective tissue located mainly beneath the skin. एडिपोज टिश्यू और एल्युलर टिश्यू दोनों ही हमारी स्किन के नीचे मिलते हैं. The cells of this tissue are specialized to store fats. The excess of nutrients which are not used immediately are converted into fats and are stored in this tissue. अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को अभी ज़रूरत नहीं है बट इन फ्यूचर हमारी बॉडी को लग सकते हैं, तो इन्हें क्या करते हैं सेल्स कन्वर्ट कर लेती है एक फॉर्म में और अपने पास में फैट के फॉर्म में स्टोर करके रखती है एडिपोज टिश्यू के अंदर में. Fibers and fibroblasts are compactly packed in the dense connective tissue. Orientation of fibers show a regular and irregular pattern and are called dense regular and dense irregular tissue. In dense regular connective tissue, collagen fibers are present in row between many parallel bundles of fibers. अब जो रेगुलर टिश्यूज़ होंगे, नाम से आपको पता चल रहा है कि इनके अंदर में जो फाइबर्स होंगे वो रेगुलरली अरेंज होंगे, लाइक मैनर में अरेंज होंगे, अनमैनर्ड नहीं होंगे, वो एक पैरेलल फॉर्म में अरेंज होंगे. टेंडन्स विच अटैच skeletal muscles to bone and ligament which attach one bone to another are examples of this tissue. अब इसके एग्जाम्पल क्या है, टेंडन्स जो एक मसल को बोन से अटैच करता है या फिर लिगामेंट जो एक बोन को दूसरी बोन से अटैच करता है. Dense regular connective tissue has fibroblasts
and many fibers, mostly collagen, that are oriented differently. डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि इनका ओरिएंटेशन बहुत डिफरेंट होता है, लाइक एक मैनर में नहीं, एक टिश्यू यहाँ है तो एक टिश्यू वहाँ होगा, इनकी सिमेट्री कुछ रेगुलर नहीं होती है, दे आर नॉट अरेंज इन रेगुलर मैनर. This tissue are present in skin, cartilage, bones and bloods are various type of specialized connective tissue. The intracellular material of cartilage is solid and pliable and resists compression. Cartilage के जो मटेरियल होता है वो सॉलिड होता है, लाइक इट इज़ एक शेप में आ गया तो इसका शेप चेंज हो सकता है, और प्लाइएबल होता है कि ये मूविंग होता है, इलास्टिक होता है. The cells of these tissues, chondrocytes, are enclosed in small cavities within the matrix secreted by them. कार्टिलेज की सेल्स को बोलते हैं chondrocytes. Most of the cartilage in vertebrate embryos are replaced by bones in adults. जब एक एम्ब्रियो होता है उसके अंदर में जो बोन्स होती है वो कार्टिलेज के फॉर्म में होती है, बट जैसे जैसे एक बच्चा बढ़ता है तो उसकी जो बोन्स होती है वो उसके कार्टिलेज होते हैं वो बोन से रिप्लेस हो जाते हैं. कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, ईयर्स, joints between adjacent bones of vertebral column, limbs and hands in adults. अब जहाँ पर मैं आप अपनी नोज़ की टिप को हाथ लगाइए, ऐसे ऐसे मूव कर सकती है. ईयर्स, आउटर ईयर्स के जो होते हैं हमारे वो मूव कर सकते हैं. तो यहाँ पर में क्या होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. बोन्स हैव अ हार्ड एंड प्लाइएबल ग्राउंड सब्सटेंस rich in calcium salt and collagen fibers which give bone its strength. It is main tissue that provides structural framework to the body. Bones की वजह से हमारी जो बॉडी है उसको एक शेप मिलता है, एक फ्रेमवर्क मिलता है. Bones support and protect softer tissue एंड ऑर्गन्स. बोन्स सॉफ्टर टिश्यूज़ और ऑर्गन्स जो डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं. जैसे हमारा हार्ट रिबकेज के अंदर में है, बिकॉज हमारा हार्ट बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, इसे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. The bone cells, osteocytes, are present in the spaces called lacunae. जैसे हम कार्टिलेज की सेल को कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, वैसे बोन्स की सेल को ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, और ऑस्टियोसाइट्स एक स्पेस में प्रेजेंट होती है जिससे लेक्यूना बोलते हैं. लिम्ब बोन्स सच एज द लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग्स सर्व वेट बेयरिंग फंक्शन. जो हमारी लिम्ब की बोन्स होती है, लेग की बोन्स होती है, लॉन्ग बोन्स जो होती है वो हमारी पूरी बॉडी का वेट बेयर करते हैं, इसलिए बोन का एक और फंक्शन होता है वेट बेयरिंग फंक्शन. They also interact with skeletal muscles attached to them to bring about movements. Bones और skeletal muscles दोनों मिलके हमारे जो voluntary movements होते हैं उनको about a function में लाने में help करते हैं. The bone marrow in some bones is the site of production of blood cells. अब कुछ bones के अंदर में जो bone marrow होता है वो एक ब्लड सेल्स प्रोडक्शन का साइड भी होता है. अब आपको बोन्स के फंक्शंस याद रखने होंगे, जैसे कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, वेट बेयरिंग फंक्शन करना, बॉडी को ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करके देना. ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू containing plasma, red blood cells, white blood cells and platelets. ब्लड के मेन कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. इसके बारे में हम फर्दर लेसन्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. इट इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस. जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गए, बहुत सारे फाइबर्स वगैरह एक्सेट्रा, इसे बॉडी में सर्कुलेट करने का फंक्शन ब्लड करता है.
Muscle tissues. Each muscle is made up of long cylindrical fibers arranged in parallel arrays. These fibers are composed of numerous fine fibrils called myofibrils. Myofibrils जो होते हैं वो मसल्स का यूनिट होते हैं, यूनिट ऑफ मसल्स भी बोल सकते हैं आप मायोफाइब्रिल्स को, जो कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल फाइबर्स होते हैं और पैरेलली अरेंज होते हैं. Muscle fibers contract, shorten in response to stimulation and then relax, lengthen and return to their uncontracted state in a coordinated fashion. जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है ये कोऑर्डिनेटेड फैशन में चलता है. लाइक एक टाइम पे अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो दूसरे ही टाइम पे रिलैक्स भी हो जाएगा. Their action moves the body to adjust the changes in the environment and maintain their position on the various parts of the body. जैसे हमारा हार्ट क्या करता है, जैसे हम लोग थोड़ी एक्टिविटीज़ करने लग जाए, एक्सरसाइज करने लग जाए तो उसका रिलैक्सेशन और जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है. तो ये एक इन्वायरमेंट के साथ में, उसके चेंजेस के साथ में हमारे जो बॉडी के मसल्स होते हैं वो एडजस्ट करते हैं अपने आप को, जो कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग और बहुत सारे पार्ट्स की पोजीशन बरकरार रहें. इन जनरल मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी. या ये तो सबको पता है कि हमारी बॉडी की हर एक मूवमेंट के अंदर मसल्स का हाथ है, चाहे वो हार्ट बीट्स हो, डाइजेशन प्रोसेस हो या फिर कोई भी चीज़ हो, हमारा चलना फिरना उठना बैठना, हर चीज़ के अंदर सिर्फ मसल्स का ही मेन रोल है. बोन्स भी सपोर्ट करती है बट मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एक मसल डैमेज हो जाए, अगर आपकी हाथ की कोई मसल को लग जाए या डैमेज हो जाए तो आपका हाथ को मूवमेंट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. There are 3 types of muscles: skeletal muscles, smooth muscles and cardiac muscles. कार्डियक मसल नाम के साथ पता चलता है, हार्ट की मसल्स. स्केलेटल मसल्स टिश्यू is closely attached to skeletal bones. In typical muscles such as bicep, stripped muscles fibers are bundled together in parallel fashion. A sheath of tough connective tissue encloses several bundles of muscle fibers. स्केलेटल मसल्स के बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे हमारे लोकोमोशन एंड मूवमेंट के चैप्टर में, इसलिए मसल फाइबर्स टैपर एट बोथ एंड्स, फुजीफॉर्म एंड डू नॉट शो स्ट्रिएशन. इनके अंदर में स्ट्रिप्स नहीं होती है स्मूथ मसल्स के अंदर में. सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल टुगेदर इन कनेक्टिव टिश्यू शीट. आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि यहाँ पर में कौन सा सेल जंक्शन होता है जो दो मसल्स को साथ में जोड़ के रखता है. मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी. The wall of internal organs such as blood vessels, stomach, intestine contain this type of muscle tissue. Smooth muscles are involuntary as their functioning cannot be directly controlled. स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होती है. अब इनवॉलेंट्री फंक्शंस कहाँ पे होते हैं, हमारे स्टमक के अंदर में, इंटेस्टाइन्स के अंदर में और ब्लड वेसल्स के अंदर में. आप अपनी मर्ज़ी से अपना डाइजेशंस तो नहीं चलवाते, अपनी मर्ज़ी से अपना ब्लड फ्लो तो नहीं करवाते हो ना, इसलिए यहाँ पर में इनवॉलेंट्री मसल्स होती है. We usually are not able to make it contract merely by thinking about it as we can do with our skeletal muscles. तो skeletal muscles हुई skeletal muscles were voluntary and smooth muscles are involuntary. Cardiac muscles. Cardiac muscle tissue is contractile tissue present only in heart. Cardiac muscle is present only and only in heart. Cell junction fuse plasma membrane of cardiac muscle cells and make them stick together. ये भी मुझे कमेंट में चाहिए कि कार्डियक मसल्स के अंदर में कौन सा सेल जंक्शन होता है, और जिसकी भी राइट कमेंट होंगी मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर मैं उसकी स्टोरी डालूँगी. Communication junctions intercalated disc at some fusion points allow the cells to contract as a unit.
That is, when one cell receives a signal to contract, its neighbor cells are stimulated to contract. Neural tissue. Neural tissue exerts the greatest control over body's responsiveness to changing condition. Neurons, the unit of neural system, are excitable cells. Neurons, न्यूरल सिस्टम पूरे के पूरे न्यूरल सिस्टम का यूनिट, पूरा का पूरा न्यूरल सिस्टम जिस चीज़ के ऊपर बेस है वो है न्यूरॉन्स. एक न्यूरॉन को जब स्टिमुलेशन मिलता है वो एक्साइट होता है और वो दूसरे न्यूरॉन को अपना सिग्नल भेजता है. इसी तरह पूरे बॉडी के न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कनेक्ट होके आपको रिस्पॉन्सिवनेस देते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है एक्साइटेबल सेल्स. The neuroganglia cells, which constitute the rest of neural system, protect and support neurons. Neurons का protection और support system कौन है? Neuroganglial cells. Neuroganglia made up more than 1/2 of volume of neural tissue in our body. 1/2 of volume, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. 1/2 ऑफ वॉल्यूम पूरे बॉडी के न्यूरल टिश्यू का बनाता है न्यूरोगैंग्लिया. When one neuron is suitably stimulated, an electrical disturbance is generated which swiftly travels along its plasma. Arrival of disturbance at neurons entering or output zone triggers event that may cause stimulation or inhibition of adjacent neurons in other cell. ये देखिए, सपोज ये एक न्यूरॉन है, इसको कोई सिग्नल मिला, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बोलते हैं जिसे, तो ये झट से झट ये दूसरे इसको, और फिर ऐसे पूरे सेल चलता रहेगा, पूरा साइकिल चलता रहेगा. ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. द बेसिक टिश्यू मेंशन अबव organized to form organs which in turn associate to form organ system. इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑर्गन सिस्टम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही होते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में कोई ऑर्गन भी नहीं होता. Such an organization essential for more efficient and better coordinated activities of millions of cells constituting an organism. Each organ in our body is made up of one or more type of tissue. For example, our heart consists all 4 types of tissue: epithelial, connective, muscular and neural. We also notice after some careful study that complexity in organ and organ system display certain discernible trend. This discernible trend is called evolutionary trend. अब जो हमारा नीट के सिलेबस में है कॉकरोच, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और इसका सेकेंड पार्ट आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगा, जिसके अंदर हम कवर कर लेंगे कॉकरोच. उसके ऊपर मैं एक पूरी स्पेशल वीडियो बना दूंगी. थैंक यू.